Hello, good evening. Am I audible? Okay. In last class, we were discussing about the disease endometriosis, disease of the endometriosis. ये देख लिया था कि कैसे होता है, कितने टाइप का होता है और कितने स्टेजेस होते हैं इसके। तो आज हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस आपको 2 क्लास में एक्सप्लेन हो चुका है, मैंने बताया है। Presence of endometrial tissue, both glands and stroma outside the uterus, ठीक है। यूट्रस ये है, इसके बाहर जो कहीं भी यूट्राइन जो टिश्यू अगर प्रेजेंट होता है, यूट्राइन एंडोमेट्रियल टिश्यू जो प्रेजेंट होता है जिसमें कि ग्लैंड्स और स्ट्रोमा दोनों टिश्यू होते हैं, तो वो कंडीशन एंडोमेट्रियोसिस कहलाती है, ओके। ये है थ्योरीज क्या है, कैसे कैसे होता है, ये डायग्राम है, कहाँ कहाँ टिश्यू ये सारे प्रेजेंट हो सकते हैं। यूट्रस में है, फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी में, ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी में। These all are theories how it happens. ये सारे साइट्स हैं। Endometrial tissue can be present on these sites in the body of a female. Okay, जहाँ जहाँ रेड डॉट है, रेड पॉइंट है, वहाँ वहाँ पे एंडोमेट्रियल टिश्यू प्रेजेंट हो सकते हैं। ये हमारा टाइप्स है, पेल्विक और एक्स्ट्रा पेल्विक, सारा हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या, पेन होता है, मेन उसका जो होता है पेन होता है, और एब्डोमिनल ब्लीडिंग होता है, एब्नॉर्मल ब्लीडिंग होता है, इनफर्टिलिटी होता है, और ये सारे एक्स्ट्रा सिम्टम हैं, सारे हम लोग क्लास में देख चुके हैं। साइंस सिम्टम है ये। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करते हैं ये सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन लास्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन से एंड किया था। क्लासिफिकेशन स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, 4 स्टेज होते हैं एंडोमेट्रियोसिस के। किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं? मिनिमल हो गया तो माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो गया। मिनिमम स्टेज 1 स्कोर है 1 to 5, स्टेज 2 में माइल्ड हो गया, स्कोर इज 6 to 10, स्टेज 3 is moderate stage, score is between 16 to 40, and stage 4 is severe stage and the score is more than 40, ठीक है। जो सीवियर स्टेज होता है, स्टेज 4 होता है, उसमें जो मास होता है एंडोमेट्रियल मास 2 सेंटीमीटर से बड़ा साइज का होता है, ठीक है। इस बेसिस पे इसका स्टेजिंग करते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, और किस किस चीज से कौन सी डिजीज होती है जो कि एंडोमेट्रियोसिस के से कंफ्यूज कर सकती हैं? क्रोनिक पीआईडी, क्रोनिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, और एंडोमेट्रियोसिस साइन सिम्टम में में भी सेम, तो इससे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव एरेशन, ऑपरेशन के बाद जब आपस में टिश्यू चिपक जाते हैं, दैट इज पोस्ट ऑपरेटिव एरेशन। इसमें टिश्यू चिपकते हैं और एंडोमेट्रियोसिस में भी एरेशन हो सकता है। ओल्ड एक्टोपिक गेस्टेशन, एक्टोपिक गेस्टेशन, व्हाट इज एक्टोपिक गेस्टेशन? जब जो होता है ओवम और स्पर्म मिलता है तो बनाता है
सैक बनाता है, तो वो इम्प्लांट कहाँ पे होता है? यूट्राइन कैविटी में जा करके वो एम्ब्रियो इम्प्लांट करता है। अगर वो यूट्राइन कैविटी में ना जा करके कहीं फैलोपियन ट्यूब में या किसी और जगह पे वो भ्रूण अगर विकसित होता है, तो इस दैट इज दिस कॉल्ड एक्टोपिक गेस्टेशन। ठीक है, एक्टोपिक मतलब आउटसाइड द यूट्रस इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब। तो ओल्ड एक्टोपिक गेस्टेशन में भी जो सिम्टम होते हैं, that is also similar to endometriosis. Irritable bowel syndrome, irritable bowel syndrome इसके भी जो साइन सिम्टम होते हैं, तो ये कंफ्यूज कर सकते हैं एंडोमेट्रियोसिस से। ठीक है, तो ये सारी बीमारियां कंफर्म पहले रूल आउट करते हैं to find to confirm the endometriosis. Diverticulitis, ulcerative colitis में कोलन में इन्फेक्शन हो जाता है, Crohn's disease and irritable bowel syndrome, pelvic congestion syndrome, old ectopic gestation, postoperative edema and chronic pelvic inflammatory disease. These all are the differential diagnosis with the endometriosis. अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे? How we will manage the patient of the and suffering from the endometriosis. ठीक है, management of the endometriosis. First one is asymptomatic minimal endometriosis. पहला जो है जिसमें पेशेंट में कोई सिम्टम नहीं होता है, ठीक है, एसिम्टोमेटिक पेशेंट होता है। और दूसरा जो केस होता है दैट इज सिम्टोमेटिक पेशेंट। ठीक है, तो एसिम्टोमेटिक कोई साइन सिम्टम नहीं होता है पेशेंट में, and the patient is suffering from endometriosis, तो उसको हम फर्स्ट इज ऑब्जर्व 6 to 8 months, 6 से 8 महीने तक पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, टू कंफर्म और प्रोग्रेस द डिजीज ऑफ द एंडोमेट्रियोसिस। इन्वेस्टिगेट इनफर्टिलिटी, अगर पेशेंट फर्टाइल पीरियड में है तो इनफर्टिलिटी का इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि इस वजह से इनफर्टिलिटी पेशेंट में है। ठीक है, ये तो हो गया एसिम्टोमेटिक मिनिमल एंडोमेट्रियोसिस। दूसरा हो गया सिम्टोमेटिक केस में। सिम्टोमेटिक पेशेंट को पेन हो रहा है, बाकी जो ऊपर सारे साइन सिम्टम बताए गए वो सारे साइन सिम्टम पेशेंट में प्रेजेंट हैं, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? फर्स्ट वन इज ड्रग ट्रीटमेंट, सेकेंड वन इज मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी एंड थर्ड वन इज सर्जरी। ठीक है, मिनिमल मतलब एक छोटी सर्जरी हो गई और एक बड़ी सर्जरी हो गई। बड़ी मेजर सर्जरी, दिस इज माइनर सर्जरी, दिस इज मेजर सर्जरी एंड दिस इज ड्रग ट्रीटमेंट। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज ड्रग ट्रीटमेंट। ड्रग ट्रीटमेंट में क्या देते हैं? इन केस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस द चॉइस ऑफ ड्रग इज कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव्स। ओसीपी देते हैं ना, ओसीपी जो प्रिवेंट करता है गर्भधारण, जो टैबलेट्स आती हैं कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव, उसको भी एज ए प्रिकॉशन के तौर पे देते हैं। एडमिनिस्ट्रेट इंटरमिटेंटली और कंटिन्यूअसली, इसको रुक रुक के या लगातार पेशेंट को देते हैं। हाई इंसिडेंस ऑफ साइड इफेक्ट एंड रिस्क ऑफ थ्रोम्बस एम्बोलिज्म, लिमिट देयर प्रोलॉन्ग्ड यूज। ज़्यादा अगर लॉन्ग यूज ज़्यादा टाइम तक पेशेंट को देंगे तो उसमें क्या साइड इफेक्ट होता है? हाई इंसिडेंस ऑफ साइड इफेक्ट ऑफ रिस्क ऑफ थ्रोम्बस एम्बोलिज्म, इन ईयर, एक साल में सिर्फ पेशेंट को 4 साइकिल्स ही आएंगे। नॉर्मल जो साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज
comes every month in between in the period duration of gap of 27 days to 30 days. ठीक है, इसमें जो क्या होता है गैप इंक्रीज होकर के 4 मंथ का गैप लगभग हो जाता है, 4 महीने बाद ही मेंस्ट्रुएशन होता है. Second drug of treatment is oral progesterone. Exert an anti-estrogenic effect and their continuous administration causes residualization and endometrial atrophy. ओरल प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, टैबलेट खाने के लिए पेशेंट को देते हैं. ये क्या करता है, एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट होता है. इससे क्या होता है, इसको लगातार लेने पे पेशेंट को एंडोमेट्रियल एट्रोफी हो जाता है. जो मसल है एंडोमेट्रियल, वो मसल वीक हो जाता है. ठीक है, अपना जो उसका फंक्शन है वो प्रॉपर फंक्शन मसल नहीं करता है, एंडोमेट्रियल एट्रोफी हो जाता है. नॉर्थिस्टोरिन 5 to 20 मिलीग्राम डेली और डाइड्रोजेस्टेरॉन 10 to 30 milligram daily. This hormone does not prevent ovulation and is suitable for a woman trying to conceive. अगर young lady है and she is suffering from endometriosis, तो उसको नॉर्थिस्टोरिन 5 से 20 मिलीग्राम डेली और डाइड्रोजेस्टेरॉन 10 से 30 मिलीग्राम डेली ओरली देते हैं. इससे क्या होता है, ये जो पेशेंट में ओवुलेशन होता है, साइकिल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर महीने पेशेंट का जो ओवुलेशन होता है वो उससे अफेक्टेड नहीं होता है. ठीक है, और पेशेंट अगर कंसीव करना चाह रही है, पेशेंट बच्चे पैदा करना चाह रही है, तो शी में कंटिन्यू. ठीक है, तो ये जो मेडिसिन है ये कंसीव जो यंग लेडी है उसमें यूज करते हैं. Next drug of choice is danazol. Third number is danazol, a synthetic derivative of ethinyl testosterone. क्या है ये, एथिनिल टेस्टोस्टेरोन का ये सिंथेटिक डेरिवेटिव है. माइल्डली एनाबॉलिक, एंटी एस्ट्रोजेनिक एंड एंटी प्रोजेस्टेशनल, ये इसका कैरेक्टर है. एनाबॉलिक है, एंटी एस्ट्रोजेनिक है एंड एंटी प्रोजेस्टेशनल है. 2 to 800 milligram daily for 3 to 6 months starting on first day of menses. इसको कैसे देते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के फर्स्ट डे से शुरू करके 200 से 800 मिलीग्राम डेली देते हैं. ठीक है, कितने ड्यूरेशन तक, फॉर 3 से 6 महीने तक इसको दे सकते हैं. व्हाट इज साइड इफेक्ट इसका, व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ डायनाजोल. इसमें क्या होता है, वेट गेन होता है, पेशेंट वेट गेन कर सकती है. हिर्सुटिज्म मतलब कि the female patient may grow unwanted hair on face, neck and other area of skin. Excessive sweating, बहुत ज्यादा पेशेंट को पसीने आते हैं, मसल क्रैम्प्स होते हैं, डिप्रेशन होता है, एट्रोफी ऑफ ब्रेस्ट. ठीक है, ब्रेस्ट मसल में एट्रोफी होती है एंड एट्रोफी ऑफ वजाइनल एपिथेलियम. These all are the side effect of danazol. Fourth drug is aromatase inhibitors. Aromatase inhibitors, letrozole 2.5 milligram, anastrozole 1 to 2 milligram daily for 6 months. ये जो दो लेट्रोजोल एंड एनेस्ट्रोजोल है 6 महीने तक देते हैं. लेट्रोजोल है, इसका डोज है 2.5 मिलीग्राम और एनेस्ट्रोजोल का डोज है 1 to 2 milligram. Anti-estrogenic and prevent conversion of androgen to estrogen. ये क्या काम करता है, ये एंटी एस्ट्रोजेनिक है. ठीक है, एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने में इसको रोकता है. ठीक है, शुड बी गिवन विथ विटामिन डी एंड कैल्शियम टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस. जब भी ये लेट्रोजोल एंड एनेस्ट्रोजोल पेशेंट को देंगे तो उसके साथ साथ पेशेंट को विटामिन डी एंड
कैल्शियम सप्लीमेंट भी देते हैं जिससे कि पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डी कमजोर होने की बीमारी जो होती है वो ना हो पाए। अब इसका साइड इफेक्ट क्या है? एरोमेटेस एनिमिटस का नॉजिया मतलब वॉमिटिंग फील होती है, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। पेशेंट में सफर फ्रॉम हेडेक, गिडीनेस, वॉमिटिंग एंड लूज मोशन, ये सारे इसके साइड इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट ड्रग इज गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका शॉर्ट फॉर्म है GnRH. GnRH is gonadotropin releasing hormone. GnRH is administered continuously to down regulate and suppress pituitary gonadotropin. इसका क्या काम होता है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन उसको रोकता है, ठीक है, उसको रोकता है और इसको रेगुलेट करता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इट कॉजेज एट्रोफी ऑफ एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू। इसका क्या काम क्या होता है? जो एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू होता है उसको एट्रोफी करता है, ठीक है, मतलब कि जो मसल होता है एट्रोफी हो जाती है, इससे कि आगे जो ब्लीडिंग होती है या जो डिजीज होता है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। द सिंथेटिक एनालॉग ऑफ GnRH इज गिवन इन डोज ऑफ 10 to 20 मिलीग्राम इंट्रावेनसली ट्वाइस डेली। इसको कैसे देते हैं? IV लाइन में देते हैं, ठीक है, IV लाइन में देते हैं। इसका डोज क्या होता है? 10 से 20 मिलीग्राम का होता है, ठीक है। Prolonged gonadotropic releasing hormone therapy over 6 months causes hypoestrogenism and menopausal symptoms such as hot flushes, dry vagina, urethral syndrome and osteoporosis. अगर 6 महीने तक 6 महीने से ज्यादा हम लोग गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पेशेंट को देंगे तो इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? हाइपोएस्ट्रोजेनिम एंड मेनोपॉजल सिम्टम हो जाते हैं। जो लेडी को मेनोपॉज के टाइम सिम्टम होते हैं। व्हाट इज मेनोपॉज? जब लेडी की एज अराउंड 45 to 50 होती है तो जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल धीरे धीरे कम होके बंद हो जाता है, उस टाइम जो लेडी के बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट दिखते हैं इसको बोलते हैं मेनोपॉजल सिम्टम। उसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं? हॉट फ्लैशेस होते हैं, पेशेंट को मतलब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है उसको, ड्राई वजाइना हो जाते हैं, जो वजाइनल सिक्रेशन होता है कम हो जाता है, यूरेथ्रल सिंड्रोम हो जाते हैं एंड ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। ये सारे मेनोपॉजल सिम्टम हैं। अगर लंबे टाइम तक 6 महीने से ज्यादा तक गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन अगर पेशेंट को देते हैं टू ट्रीट द एंडोमेट्रियोसिस तो ये मेनोपॉजल सिम्टम पेशेंट में आ सकते हैं। अगला कौन सी मेडिसिन है? RU486। RU486 ये रिलीजिंग प्रोजेस्टेरॉन है जो कि गर्भ निरोधक के तौर पे भी यूज किया जाता है। 3 महीने तक की प्रेगनेंसी है तो ये RU486 प्रोजेस्टेरॉन जो रिलीजिंग हार्मोन है इसे वो टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये जो RU486 है ट्राइड एज अ डोज ऑफ 50 मिलीग्राम डेली फॉर 3 मंथ्स। इसको लो डोज में देते हैं पेशेंट को, 50 मिलीग्राम पर डे देते हैं, 3 महीने तक लगातार देते हैं, ठीक है। रिड्यूसेस पेन एंड डिले रिकरेंस। ये क्या करता है? ये जो पेन होता है एंडोमेट्रियोसिस में जो अगर पेशेंट को जो पेन होता है उसको कम करता है और रिकरेंस को बार बार जो ब्लीडिंग और सिम्टम होते हैं उसको ये कम करता है। अब ये सारे जो ड्रग्स हैं मेडिसिन है, फेलियर ऑफ ड्रग थेरेपी इज ड्यू टू ड्रग कैन नॉट पेनिट्रेट फाइब्रोटिक कैप्सूल। ये सारे मेडिसिन अभी अगर पेशेंट को दिया जाए when patient is having endometriosis, अगर उसकी डिजीज एडवांस स्टेज में है, स्टेज 3 में है, स्टेज 4 में है तो ये सारी ड्रग उस पर असर नहीं करती है। क्या रीजन है कि ये सारी मेडिसिन पेशेंट पे असर नहीं करती हैं?
फर्स्ट वन इज ड्रग कैन नॉट पेनिट्रेट फाइब्रोटिक कैप्सूल। जो फाइब्रोटिक कैप्सूल होता है उसको जो मेडिसिन पेशेंट को दे रहे हैं वो वहां तक पेनिट्रेट करके नहीं पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंचता है। ectopic endometrium responds less to hormone as compared to normal endometrium। जो नॉर्मल एंडोमेट्रियम होता है, जो यूट्रस की नॉर्मल यूट्राइन वॉल होती है, वहां पे जो हार्मोन्स का रिस्पॉन्स होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, एक्टोपिक एंडोमेट्रियम मतलब कि आउटसाइड द यूट्रस, वहां पे जो हार्मोन का रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही कम होता है। ये भी एक मेन रीजन है कि पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ड्रग थेरेपी। what are the side effect of drug therapy? Side effect is prevent conception, कंसेप्शन को प्रिवेंट ये होता है। अब सेकेंड, फर्स्ट वन वाज ड्रग थेरेपी एंड सेकेंड इज मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, मतलब कि माइनर सर्जरी से जो ट्रीटमेंट देते हैं। एस्पिरेशन ऑफ पेरिटोनियल फ्लूइड इन कल्डोसैक। ये जो कल्डोसैक है, जो दिस इज द सैक बिटवीन द यूट्रस, दिस इज यूट्रस एंड दिस इज रेक्टम। तो इसके बीच में जो सैक होता है, यहाँ पे जो फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, इसको एस्पिरेट करते हैं निडल से। ठीक है, ये दिस कम्स अंडर प्रोसीजर मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी। इसमें पेरिटोनियल फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स लेस देन 3 सेंटीमीटर बाय डायथर्मी, cauterization और vaporization by CO2 और ND/AZ लेजर। जो एंडोमेट्रियल इम्प्लांट होते हैं, ठीक है, लेस देन 3 सेंटीमीटर के जो एंडोमेट्रियल इम्प्लांट हो जाते हैं उसको डिस्ट्रक्ट करते हैं मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी में। ठीक है, किस प्रोसीजर से करते हैं? बाय डायथर्मी, कॉटराइजेशन करते हैं और वेपोराइजेशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या एंटी या लेजर की सहायता से। ND/AZ लेजर या CO2 की हेल्प से वेपोराइजेशन करते हैं और डायथर्मी कॉटराइजेशन करते हैं। लार्जर लेजन्स एंड चॉकलेट सिस्ट कैन बी एक्साइज्ड। जो बड़े लेजन होते हैं लार्ज साइज के होते हैं और जो चॉकलेट सिस्ट होता है उसको कट करके निकाल देते हैं। रेसिडुअल लेजन्स कैन बी ट्रीट विद बाय हार्मोनल थेरेपी। अगर कोई उसका पीस थोड़ा भी बचा रह जाता है फिर उसको हार्मोन थेरेपी से क्योर करते हैं, हार्मोन थेरेपी से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। कॉटराइजेशन ऑफ सिस्ट वॉल यंग फीमेल्स। यंग फीमेल में क्या करते हैं, जो सिस्ट की वॉल होती है उसको कॉटराइजेशन करते हैं। ठीक है, टोटल सर्जरी यंग फीमेल में नहीं करते हैं क्योंकि उनको बेबी प्लान भी करना रहता है, बाकी सारे हार्मोनल साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए यंग लेडी को ये सारे ट्रीटमेंट प्रीफर करते हैं। मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, रोल ऑफ सर्जरी। इस क्यों करते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ इन मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी? फील्ड मेडिकल थेरेपी। अगर पेशेंट को मेडिसिन दिया एंड मेडिसिन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग तो उसमें मिनिमल इन्वेसिव थेरेपी करते हैं। इनफर्टिलिटी, पेशेंट को इनफर्टिलिटी है, रिकरेंस बार बार डिजीज हो रहा है, एंड चॉकलेट सिस्ट ओवरी। चॉकलेट सिस्ट ओवरी आप लोगों ने देखा होगा, डायग्राम दिखाया था पिछले क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास में। चॉकलेट सिस्ट ओवरी, दिस इज चॉकलेट सिस्ट, ये है ना, ये चॉकलेट का कलर का होता है, दिस इज ओवरी, इसमें जो सिस्ट हो जाता है, दिस इज चॉकलेट सिस्ट ओवरी। ठीक है, तो ये मिनिमम जो सर्जरी होती है, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी चॉकलेट सिस्ट में होता है, चॉकलेट सिस्ट ओवरी।
रिकरेंस होता है तब करते हैं, इनफर्टिलिटी हो गई, एंड फेल्ड मेडिकल थेरेपी, जब मेडिसिन फेल्ड हो जाती है तो ये देते हैं। लैप्रोस्कोपिक ब्रेकिंग ऑफ एडेशन इन पेल्विक रीजन, पेल्विक रिलीव्स dysmenorrhea and pelvic pain। जब लैप्रोस्कोपिक एडेशन मतलब जो वॉल अंदर इन्फेक्शन से जो चिपक जाता है, उसको लैप्रोस्कोप की मदद से जब उसको ब्रेक करते हैं तो इससे जो पेनफुल ब्लीडिंग, डिस्मेनोरिया जो पेनफुल ब्लीडिंग होती है और जो पेल्विक रीजन में पेन होता है वो उससे रिलीफ मिलता है। ठीक है, क्योंकि जो एडेशन होता है वो ब्रेक हो जाता है और उसके जो मेन कॉज होता है वो ट्रीट हो गया और पेन सबसाइड कर जाता है। लूना, व्हाट इज लूना? लेजर यूटेरोसैक्रल नर्व एब्लेशन फॉर मिडलाइन पेन। इसमें जो होता है, जो वहाँ की जो नर्व होती है उसको कट कर देते हैं, जो मेन वहाँ पे मसल में जो नर्व होती है उसको कट कर देते हैं, जिससे कि उस एरिया में पेन का सेंसेशन कम हो जाता है। प्रोलैप्स ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट एंड ब्लैडर डिसफंक्शन इज नोटेड विथ लूना। प्रोलैप्स ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट, प्रोलैप्स अभी आपको पढ़ाएंगे, एंड ब्लैडर डिसफंक्शन, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें जो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, ये भी लेजर यूटेरोसैक्रल नर्व एब्लेशन से ट्रीट होता है। अब मेजर सर्जरी किसमें किसमें करते हैं? मेजर सर्जरी इंडिकेटेड फॉर सर्जरी एडवांस स्टेज ऑफ डिजीज डिटेक्टेड। अगर जो एंडोमेट्रियोसिस है वो एडवांस स्टेज में है, स्टेज 3 हो गया, स्टेज 4 हो गया, ठीक है, मतलब कि उसका जो स्कोर है मोर देन 40 हो गया, तब उसमें मेजर सर्जरी करते हैं। लार्ज लेजन, अगर बहुत बड़ा लेजन है, मास इज मोर देन 2 सेंटीमीटर, तो मेजर सर्जरी करते हैं। मेडिकल थेरेपी फेल्स और इंटॉलरेबल, जहाँ पे मेडिकल थेरेपी यानी जो ओरल मेडिसिन दे रहे हैं वो फेल हो जाता है या पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाती है, वहाँ पे सर्जरी करते हैं। रिकरेंस ऑकर्स, मतलब बार बार बीमारी हो रही है, पेशेंट को हम ट्रीट कर रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन बार बार रिकरेंस हो रहा है, वहाँ पे सर्जरी करते हैं। इन एल्डरली पैरास्पोमेन, अगर एल्डरली पैरास्पोमेन मतलब कि पेशेंट को एजेड है, उसको बच्चे पैरास्पोमेन मतलब मोर देन 1 चाइल्ड है उसके पास, तो उसमें प्रेफर करते हैं सर्जरी टू क्योर द एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, अभी इसके पहले आपको बताया था कि जो यंग वुमेन है उसमें माइनर सर्जरी प्रेफर करते हैं और एल्डरली पैरस वुमेन है उसमें मेजर सर्जरी कर सकते हैं। व्हाट इज द एम ऑफ सर्जरी? कोगुलेशन ऑफ पेरिटोनियल एंडोमेट्रियल लीजन, एथियोलाइसिस, penetration and drainage of small ovarian endometriomas less than 3 centimeter diameter, cystectomy इसमें करते हैं। अगर जो मास है, इम्प्लांट जो हुआ है एंडोमेट्रियल टिश्यू, अगर 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो सिस्टेक्टोमी करते हैं, मतलब सिस्ट को ही पूरा कट करके निकाल देते हैं। अगर 3 सेंटीमीटर से कम डायमीटर का वो मास है तो उसमें क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं, पेनिट्रेट करके, पेनिट्रेशन एंड ड्रेनेज करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, ड्रेन करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको ओरल मेडिसिन देके क्योर करते हैं। और अगर बड़ा साइज है, मोर देन 3 सेंटीमीटर है, तो उसमें सिस्टेक्टोमी कर देते हैं, सिस्ट को पूरा कट करके निकाल देते हैं। एंड नेक्स्ट इज लैप्रोटोमी इन एडवांस्ड एंड लार्जर लेजन ऑफ मेडिकल थेरेपी फेल्स। कब करते हैं? जब बीमारी आपकी एडवांस स्टेज में है, साइज बहुत बड़ा है, जहाँ पे मेडिकल थेरेपी फेल हो जाती है, वहाँ पे लैप्रोटोमी करते हैं। डिसेक्शन एंड एक्सिजन ऑफ ए चॉकलेट सिस्ट,
चॉकलेट सिस्ट बन गया है, साइज बड़ा है, तो उसमें भी लेप्रोटोमी में लेप्रोटोमी प्रोसीजर से वो सिस्ट को कट करके और निकाल देते हैं। सल्पिंगोओफोरेक्टोमी, व्हाट इज ओफोरेक्टोमी? रिमूवल ऑफ ओवरी, ओवरी को कट करके बॉडी से रिमूव करने के प्रोसीजर को ओफोरेक्टोमी बोलते हैं। एंड पॉलीसल्पिंगोटोमी, मतलब कि जो फैलोपियन ट्यूब है, अगर उसको बॉडी से फीमेल बॉडी से कट कर दिया जाता है, दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड सल्पिंगोटोमी। तो लेप्रोटोमी में क्या करते हैं? सल्पिंगोओफोरेक्टोमी, मतलब फैलोपियन ट्यूब को भी कट कर देते हैं, वहां पे अगर आपका एंडोमेट्रियल टिश्यू इम्प्लांट हो जाता है, एंड ओवरी को भी कट करके निकाल देते हैं। एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी एंड बायलेटरल सल्पिंगोओफोरेक्टोमी, और भी अगर एडवांस केस में है तो पूरा एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, मतलब एब्डोमेन को ओपन करके हिस्टेक्टोमी, यूट्रस को निकाल देते हैं। हिस्टेक्टोमी इज अ टर्म यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द यूट्रस, ठीक है। तो एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी कर देते हैं, पूरा का पूरा यूट्रस निकाल लेते हैं। बायलेटरल सल्पिंगोओफोरेक्टोमी, बायलेटरल मतलब दोनों साइड के जो फैलोपियन ट्यूब हैं, जो ओवरीज हैं, वो साथ साथ यूट्रस के साथ साथ कट करके पूरा ही निकाल देते हैं, ताकि ये सारा जो लेप्रोटोमी है, ये बिल्कुल एडवांस स्टेज ऑफ डिजीज में ये इंडिकेशन होता है। बहुत कंट्रोल में नहीं है, बहुत ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सीवियर होता है, साइन सिम्टम बहुत ज़्यादा है, तो ये एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी एंड बायलेटरल सल्पिंगोओफोरेक्टोमी करते हैं। प्री मेनोपॉजल वुमेन में नीड HRT आफ्टर रेडिकल सर्जरी, ठीक है। HRT, what is HRT? HRT indicates for H mean हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी किसमें देते हैं? प्री मेनोपॉजल वुमेन, प्री मेनोपॉजल मतलब लेडी जिसको मेनोपॉज होने वाला है, दैट इज एज अराउंड 45 to 50 ईयर्स की एडवांस एज है पेशेंट की, तो उसमें ह्यूमन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी सर्जरी के बाद देते हैं, ठीक है। हार्मोन रिप्लेसमेट थेरेपी फॉलोइंग बायलेटरल ओवेरियन रिमूवल इन यंग वुमेन may be prescribed under strict monitoring as a risk for recurrence remains। अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर यंग वुमेन को देते हैं, अगर ओवरी में अगर इम्प्लांट हो गया है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, तो अगर बहुत अर्जेंट है ओवरी को निकालना, तो बायलेटरल ओवरी रिमूव करने के बाद यंग वुमेन में भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। टोटल हिस्टेक्टोमी एंड बायलेटरल ओफोरेक्टोमी किसमें करते हैं? टोटल मतलब पूरा यूट्रस में निकाल दिया, और दोनों ये फैलोपियन ट्यूब भी निकाल देते हैं। किसमें? वुमन विथ सीवियर सिम्टम एंड दोज विथ फर्टिलिटी इज नॉट ए प्रॉब्लम, जिस लेडी में फर्टिलिटी मतलब कि उसको बेबी वगैरह नहीं चाहिए, उसकी फैमिली कंप्लीट है, तो इसमें टोटल हिस्टेक्टोमी एंड बायलेटरल ओफोरेक्टोमी करते हैं। एंड नेक्स्ट इज कंबाइंड थेरेपी। व्हाट इज कंबाइंड थेरेपी? जिसमें ड्रग भी देते हैं और सब कुछ साथ में करते हैं। प्री ऑपरेटिव गोनेडोट्रोपिक हार्मोन combined therapy monthly for 3 months, reduces size and extent of lesion, softness adhesion, makes subsequent surgery more easier and complete, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि अगर पेशेंट को एडवांस स्टेज में बीमारी है और ये पहले से पता है कि ये सर्जरी से ही क्योर होगा, फिर भी उसमें कंबाइंड थेरेपी देते हैं। उससे क्या फायदा होता है? इसमें गोनेडोट्रोपिक हार्मोन 3 महीने तक देते हैं। उससे क्या होता है, जो लेजन है वो उसका साइज कम हो जाता है, ठीक है। सॉफ्टेंस एडेशन, जो एडेशन होता है वो सॉफ्ट, जो टिश्यू जो आपस में हार्ड होकर चिपक गए हैं वो सॉफ्ट हो जाती है। उससे क्या होता है, मेक सब्सिक्वेंट सर्जरी मोर इजियर, उससे जो सर्जरी होती है वो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी ना होकर के
इजी वे में सर्जरी पेशेंट की हो जाती है। ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव हार्मोन थेरेपी व्हेन सर्जरी इज इनकम्प्लीट और सम रेजिडुअल लेजन इज लेफ्ट बिहाइंड। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट की मेजर सर्जरी भी कर दी है, उसके बाद भी उसको हार्मोन थेरेपी देते हैं। वो किस लिए देते हैं कि कभी कभी क्या होता है, कोई एक टिश्यू या पार्टिकल छूट गया हो, कोई रेजिडुअल लेजन हो, तो उसको ट्रीट करने के लिए बाद में हार्मोन थेरेपी भी सर्जरी के बाद देते हैं। Prophylaxis, low dose OCP reduces the menstrual flow and protect against endometriosis. 3 monthly OCP are convenient to take and effective. Prophylaxis मतलब क्या क्या दे सकते हैं रोकने के लिए कि OCP जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं, जो कि गर्भ निरोधक जिसको बोलते हैं, गोली होती है, तो हार्मोन टैबलेट्स होते हैं, इसको लो डोज में देते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जो ब्लीडिंग होती है, वो कम हो जाता है। तो फ्लो होता है, ब्लीडिंग होता है, कम हो जाता है। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, ब्लीडिंग मतलब जहाँ जहाँ एंडोमेट्रियल टिश्यू है, वहाँ से हर साइकिल में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो उसमें लो डोज OCP देंगे तो उससे मेंस्ट्रुअल फ्लो कम हो जाता है। ठीक है। कितना देते हैं, 3 मंथली OCP आर कन्वीनियंट टू टेक एंड इफेक्टिव। 3 महीने तक OCP देते हैं, इससे इफेक्टिव होता है। ट्यूबल patency test should be avoided in immediate premenopausal phase to avoid spill